तरफ 100 साल पहले टर्की में खलीफत खत्म हुई थी। तब से टर्की के अंदर छटपटाहट है कि मुसलमानों का नेतृत्व जो उसके हाथ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चला गया था वो वापस कैसे आ जाए। तो हमास है दूसरी तरफ जो मिडिवल एज के माइंडसेट में सर काट दो, गला रेत दो, गोली मार दो, इस तरफ। तो ये इस्लामिक वर्ल्ड की दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक जो फ्यूचरिस्टिक है, जो देख रही है कि मिडिल ईस्ट का हश्र क्या होगा, क्योंकि पिछले 100 सालों में ना आपने लैब बनाई है, ना कोई अचीवमेंट एकेडमिक किया है। साइंस टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ भागते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन बनाने की तरफ नहीं भागते हैं। तो कहीं 25 साल बाद रेगिस्तान का रेगिस्तानी में रह जाए। एक तरफ वो सोच है जो कि मिडिल ईस्ट को नई दिशा में ले जाना चाहती है, दूसरी तरफ वो सोच है जो 1400 साल पुराने दौर में अटक गई है कि हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, हमें काट देना है, हमें मार देना है और हमें लड़के ले लेना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं भारत के मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं और मुस्लिम वर्ल्ड से भी कहना चाहता हूं, आप इस बात को समझदारी से समझिए कि आपका मुस्तकबिल किस दिशा में ज्यादा महफूज है, वेयर योर फ्यूचर इज बेटर एंड सिक्योर। और ये जो देश है ये सब तो अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उस अपनी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और भारत के मुसलमानों को तो कोई लेना देना नहीं है, उन्हें खामखा में फटी में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अब असीम वकार साहब के नेता फिलिस्तीन का झंडा उठाए, अरे भाई फिलिस्तीन के झंडे की कोई जरूरत नहीं हो। भारत का संबंध दोनों से बता देना चाहता हूं, मोदी जी को फिलिस्तीन ने भी अपना नागरिक सम्मान दिया हुआ है। आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री को नागरिक सम्मान नहीं मिला है और मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिसने इजराइल का दौरा किया है। आप सोचें, इन दोनों के मध्य इतना सुंदर संतुलन जो हमारी सरकार ने बनाया है वो कोई दूसरी पार्टी की सरकार बनाने में सफल नहीं रही है। इसलिए हमें यह भी समझना चाहिए कि दोनों के मध्य कितने बेहतर ढंग से हम चीजों को संभाल कर चल सकते हैं, वो मोदी जी की सरकार ने दिखाया है। और अगर आप इसमें भी देख लें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इजराइल से संबंध हमने नहीं बनाए थे। 1992 में औपचारिक संबंध बने थे जब कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। शुरुआत राजीव गांधी जी के जमाने में उस बातचीत की हो गई थी। बोरा साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा, हम लोग तो बहुत बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे। राजीव गांधी जी के जमाने में निगोशिएशन शुरू हो गए थे और 92 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय में बने। और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान अटल जी की सरकार के समय में शुरू हुआ। मोदी जी के टाइम में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आके संभल गया। और भारत से संबंध जानते हैं असीम वकार साहब क्या है, जानते हैं क्या है? जब इजराइल बना और यहूदियों पे हुए अत्याचार की हिस्ट्री लिखी गई, दुनिया के हर देश के यहूदियों से कहा गया तुम्हारे ऊपर क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां हुई जरा लिखो। सिर्फ भारत एकमात्र देश था जिनके यहूदियों ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट द परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन। ज्यादती तो छोड़िए, हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ। और यह सुनहरे वर्क में लिखा हुआ है इजराइल की हिस्ट्री में, जो भारत की महानता थी। और असीम वकार साहब ये भी आपको बात बता दें, इस्लाम के लिए भारत की खिदमत यह है कि इस्लाम के जितने फिरके इस समय दुनिया में पूरे आलम इस्लाम में हैं, अगर वो किसी एक मुल्क में है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। 56 के 56 मुस्लिम देश में एक देश दावा नहीं कर सकता कि इस्लाम के सारे फिरके हैं, वो भी हिंदुस्तान में है। और ये दोनों चीजें इसलिए हैं कि एक हिंदू मेजॉरिटी देश है, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति का देश है जो कहती है सबको साथ में लेके चलना है। और मूलतः मैं ये कहना चाहूंगा, भावनात्मक दृष्टि से आप वहां से जुड़े होंगे, परंतु हकीकत यह है कि रक्त के संबंध से यहां से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए इस्लामिक वर्ल्ड की इस पॉलिटिक्स को समझिए और समझ के अपनी भूमिका का निर्धारण सही दिशा में करिए, सही तरीके से समझदारी से करिए। बस हमारी इतनी गुजारिश। ठीक है असीम वकार जी, बताइए ईरान, टर्की, सऊदी, ये तीनों मुस्लिम देश है ना, ये आपस में क्यों झगड़ते रहते हैं सर? इनमें तो इस्लामिक ब्रदरहुड होना चाहिए, उम्मा होना चाहिए। देखिए, एक बात तो मैं दीपक बोरा जी की सहमत करता हूं। दीपक बोरा जी ने कहा कि इतने कंट्री हैं लेकिन ये अपने हितों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं और कभी साथ नहीं आते। दूसरी बात, जितनी पॉलिटिक्स और जितनी कमियां और खूबियां सब सुधांशु जी बता रहे थे, अरब में ये, अरब में वो, इसलिए ये हुआ। सर बहुत सी रणनीति मुझे पता है, लेकिन बहुत सी चीजों का खुलासा लाइव डिबेट में ऑन एयर नहीं किया जा सकता। अरे कर दीजिए असीम वकार साहब। दूसरी बात, आपने तो कहा यहूदियों से कहा गया, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सर, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यहूदियों से कहा गया कि तुम पे जो जुल्म ज्यादती हुई, आप ही बोलेंगे मैं बोलूं? मेरी चांस है, आपकी चांस है। मैं दिल में रख रहा हूँ लाइव डिबेट में, मैंने बोला बोलिए, हमारे कोई बंदिश नहीं है बोलने की, जो बोलना बोल। मैंने बोलने जा रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा यहूदियों से कहा गया कि तुम पे दुनिया में जिस जिस मुल्क में जो जो ज्यादती जुल्म हुए वो लिखो।
तो उन्होंने लिखा कि ये सर, यही एक बार जरा बिल्किस बानो से और एहसान जाफरी साहब की बेवा से कह दीजिए कि जो जुल्म ज्यादती हुए हैं वो लिखो। वो जो फादर को जिंदा जला दिया था विद फैमिली, जरा एक बार उसकी फैमिली से कहिए, एक बार लिखो जुल्म ज्यादती। एक बार गुजरातियों से कहिए कि लिखो जो जुल्म ज्यादती हुई है, कह के तो देखिए एक बार। वो 60 जो लोग जला दिए गए क्यों नहीं कह रहे हैं? में उनसे भी कहें कि लिखो। उनसे भी कहना चाहिए। और वो कांग्रेस का अध्यक्ष था गोधरा का, वो भी कहें कि 60 लोग कैसे जलाए गए थे, लिखो सर आप। और जो कश्मीर में 5 लाख मार के भगा दिए गए, वो दिखाया गया तो झगड़ने लगे थे। चलिए आप बताइए, बोले कोई बात। ओके, नहीं, देखिए कश्मीर के बारे में तो मैं एक बात बोल दूं कि कश्मीर में जो हुआ था वो अच्छा, गलत केरल था। का हम दिखा लोग उसका तब भी विरोध करते थे, आज भी करते हैं, और जिम्मेदारी आपकी है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। और उनको केरल वहां में पर जो ले जाकर STF की वापस रिपोर्ट थी बसाइए, वो- रिहेबिलिटेट कीजिए। लेकिन भारत की सरकार नाकामयाब हो गई, नाकामयाब है आपकी सरकार कि कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट नहीं कर पाई। 370 भी हटा अरे दिया, इस्लाम के नोटबंदी नाम भी पे हटा उनको दी। मार के निकाला आज क्यों हम- क्या? आसिफ वकार साहब ये तो बता दीजिए, इस्लाम के नाम पर मार के निकाला क्यों गया कश्मीरी पंडित को, ये भी बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं गलत हुआ, मैं तो कह रहा हूं गलत हुआ। आपको छूट है, आप जाइए बसाइए उनको, क्यों नहीं बसा रहे हैं आप? बस गलत हुआ कह के आप चुप। और रही बात इस्लाम के नाम, सुनिए 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 सर, कम से कम 100 वीडियो ऐसे होंगे दीपक चौरसिया जी, आपके छोटे भाइयों बड़े भाइयों के, जो कहते हैं कि मुसलमानों को हटा दो, मुसलमानों को निकाल दो, मुसलमानों तुम भाग जाओ, मुसलमानों को हटा दिया जाएगा, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा। 100 वीडियो हैं सर। कोई कह रहा है हिमाचल खाली कर दो, कोई कह रहा है उत्तरांचल खाली कर दो, कोई कह रहा है हिंदुस्तान खाली कर 15 मिनट दो। वाली बात किसने बोली थी आसिफ वकार साहब, ये भी बता आप दीजिए। उनकी पैरवी क्यों कर रहे 15 हैं? मिनट हटा दीजिए नहीं, पुलिस मैं तो मिलिट्री, कश्मीर फिर की- देखिए मैं क्या तो होता ऐसे है। कश्मीर ये की किसने पैरवी बोला नहीं कर था? रहा। ये भी वीडियो है। सर फिर मैंने आपसे कह दिया कि आप एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चलने वाले पत्रकार हैं, आप किसी दूसरे की बात सुन नहीं सकते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुर्सी पे बैठ के भी सरकार को नहीं बचा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। आप इतनी मजबूत कुर्सी पे बैठ के भी मेरी बीजेपी का मेरी पक्ष नहीं रख पा रहे हैं शुभकामनाएं, सर। मैं तो चाहता हूं ओवैसी साहब को मेरी शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री बने एक दिन, सदर ओवैसी साहब। नहीं, शुभकामनाएं तब दीजिएगा जब कभी बीजेपी Scene